नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात? अभ्यास करताय ना? चला तर, आज आपण आपल्या अक्षर भारती या पुस्तकातील धडा 11वा जंगल डायरी याचा अभ्यास करूया. अतिशय छान असा हा धडा आपण आज बघणार आहोत. हा धडा आपण 2 भागात शिकणार आहोत. आणि या धड्यात जे शब्दार्थ आहेत, जे हिरव्या रंगाने जे दिसत आहेत, त्याचा मी तुम्हाला आता अर्थ सांगणारच आहे. आणि पिवळ्या रंगाने जे वाक्यप्रचार दिसत आहेत, त्याचा सुद्धा मी तुम्हाला अर्थ सांगणार आहे. या दोन्हीही चा अर्थ जो आहे तुमच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये असणार आहे. ओके, तर प्रथम पाहूया. अतुल धामणकर हे या पाठाचे लेखक आहेत. 1972 मध्ये यांचा जन्म झालेला आहे. प्रसिद्ध वन्यजीव संशोधक ते आहेत. म्हणजेच काय, वाईल्ड लाईफ बद्दल रिसर्च करणारे आहेत. त्याचबरोबर रायटर आहेत, लेखक आहेत आणि छायाचित्रकार म्हणजे फोटोग्राफर आहेत. यांनी विविध प्रकारचं वन्यजीवांविषयक पुस्तकं लिहिलेली आहेतच. त्यांच्या याच पुस्तकातील काही भाग आपण आज पाहणार आहोत. या पाठामध्ये जंगल डायरी म्हणजे जंगलातील वातावरण व वन्य पशूंच्या संदर्भात येणाऱ्या अनुभवाची नोंद करणे, जंगलातील एटमॉस्फेयर और वहाँ के जो वाइल्ड एनिमल है उनके बारे में जो रेफरेंस खुद आंखों देखे जो अनुभव है उसको उन्होंने उस डायरी में क्या किया है, लिखा हुआ है. और ये खुद देखा हुआ अनुभव उन्होंने जो हमें इस पाठ में बताया है, तो इस पाठ में लेखकांनी वाघिणीमध्ये दडलेल्या आईचे हृदयस्पर्शी वर्णन व त्या संदर्भात आलेल्या प्रसंगाचे चित्तथरारक चित्रण रोमहर्षक शब्दात केले आहे. म्हणजेच इस पाठ में जो जंगल में लेखक ने वाघिण यानी फीमेल टाइगर जो है वो अपने बच्चों के प्रति उसका जो प्यार है उसका वर्णन हमें इस पाठ में उन्होंने किया है. और वो जो प्रसंग है खुद लेखक ने अपने आंखों से देखा है, उस प्रसंग का चित्त थरारक यानी हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इस तरह से चित्रण उन्होंने इस पाठ का किया हुआ है. तो चलो हम लोग देखते हैं इस लेसन में क्या बताया है लेखक ने. ता म्हणजे तारीख 27 मे 1997. वेळ कधीची आहे, सकाळची 6 ते 9:30. कोळसा परिक्षेत्र, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपुर. ये यहाँ उन्होंने डेट बताई है कि कौन से डेट में लेखक ने इस डायरी में ये सारा रेफरेंस लिखा है. तो 27 मई 1997 में. और सुबह का टाइमिंग कौन सा था, 6 से 9:30 ये टाइमिंग था. और ये प्लेस कौन सा था, कोळसा परिक्षेत्र. और ये कहाँ है, तो ताडोबा जो चंद्रपुर में अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, व्याघ्र यानी वाघ के बारे में रिसर्च करने वाला, उनको प्रोटेक्ट करने वाला जो प्रकल्प है, प्रोजेक्ट है, वहाँ की ये जगह है. अभी क्या हुआ है देखो, ये सही लेखक ने खुद अनुभव किया हुआ सत्य घटना है. हाँ, आज पहाटेच कोळसा वन विश्रामगृहातून बाहेर पडलो. गावातून टोंगे वनरक्षक आणि त्यांच्या सहकारी वनमजूर येताना दिसले. वनरक्षक येताच आम्ही डावीकडे जाणारा झरी रस्ता धरला. समोर चालणारा वनमजूर अचानक थबकला. मी प्रश्नार्थक नजरेने पाहिलं तर त्यानं रस्त्याकडं बोट रोखलं. नुकत्याच गेलेल्या एका मोठ्या बिबळ्याची ताजी पावलं तिथे उमटली होती. हा एक नर असून आम्ही पोचण्याच्या तासाभराआधीच इथून गेला असावा. मी चौफेर पाहिलं पण मला तरी काही दिसलं नाही. इसमें आए हुए वर्ड से व्याघ्र, व्याघ्र मतलब वाघ, टाइगर. वन मजूर यानी जंगलात काम करणारा कामगार, फॉरेस्ट में काम करने वाला वर्कर. थबकला यानी थांबला. त्याच्यानंतर आहे बोट रोखणे. बोट रोखणे ये फ्रेज आहे. बोट रोखणे म्हणजे विशिष्ट दिशेला लक्ष वेधणे किंवा संकेत देणे. त्याच्यानंतर नर म्हणजे
पशुतील पुरुष जात यानी मेल. चौफेर, चौफेर यानी चहूकडे. एवरीवेयर. ओके, अभी क्या हुआ, लेखक जहाँ विश्राम गृह यानी वहाँ के जो गवर्नमेंट रेस्ट हाउस होता है ना, वहाँ लेखक रुके थे. तो वहाँ से सुबह मॉर्निंग को लेखक बाहर निकले. तभी उनका जो टाइमिंग था फिक्स, उसी टाइम पे उनके साथ जो आने वाले थे वो थे टोंगे. टोंगे ये सरनेम है. टोंगे वनरक्षक. ये कौन है? वनरक्षक यानी प्रोटेक्ट करने वाला ऑफिसर, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर. हाँ, वनरक्षक. और उनके साथ एक फॉरेस्ट वर्कर. ये दोनों वहाँ आ गए और फिर उन्होंने क्या किया, वह अंदर जंगल में जाने के लिए जो रास्ता था उस रास्ते से वो जाने लगे. उनके आगे पहले कौन था? वो वनरक्षक, जो वन मजूर यानी वर्कर जो था वो आगे चल रहा था और बाकी ये दोनों पीछे से चल रहे थे. अचानक वो वन मजूर जो है, वो वर्कर है, वो रुक गया और उसने वो क्यों रुक गया, इसलिए मेन लेखक ने उसके अपने फेस से सिर्फ इशारे से पूछा क्या हुआ ऐसे. तब उसने अपने फिंगर से रास्ते की तरफ दिखाया कि देखो यहाँ कुछ दिख रहा है. तो उन्होंने क्या देखा की का बिबळ्याची. बिबळा किसको बोलते हैं? बिबळा म्हणजे वाघाची एक जमात आहे ज्याच्या अंगावर पिवळ्या पट्ट्या असतात. त्याला तुम्ही लेपर्ड सुद्धा म्हणता, बरोबर आहे. तर असा हा लेपर्ड नुकताच त्या जागेवरून गेला होता आणि तो नर होता. नर यानी मेल होता. तो लेखक को लगा अरे अपने पास में ही कुछ डिस्टेंस पे शायद ऐसा एक बड़ा लेपर्ड है. तो लेखक थोड़ा इधर उधर देखने लगे. चौफेर यानी सब एव्हरीवन वेअर देखने लगे. पण त्यांना तो कुठे दिसला नाही. ओके, आगे. अचानक मला जंगलाच्या कोपऱ्यात थोडीशी हालचाल जाणवली. मी सगळ्यांना हातानंच थांबायची खूण केली. दुर्बीण डोळ्यांना लावल्यावर ती हालचाल स्पष्ट झाली. तिथं एक तेंदूच्या झाडाखाली बांबूमध्ये बिबळ्या बसला होता. पण त्याचा रंग आसपासच्या परिसराशी एवढा मिसळून गेला होता की त्याची शेपूट जर हलली नसती तर तो मला मुळीच दिसला नसता. त्याची पाठ आमच्याकडं होती, त्यामुळं त्यानं अद्याप आम्हाला पाहिलं नव्हतं. पण तेवढ्यात टोंगे वनरक्षकाचा पाय एका वाळक्या काटकीवर पडला आणि कट असा आवाज झाला. तिखट कानाच्या बिबळ्यानं तो आवाज ऐकताच वळून पाहिलं आणि एकाच झेपेत तो जंगलात अदृश्य झाला. आता यामध्ये आलेले शब्द आहे खूण करणे. खूण करणे म्हणजे काय? इशारा देणे, सिग्नल देना. ओके, उसके बाद है अद्याप. अद्याप यानी अजून. वाळक्या काटकीवर. वाळकी म्हणजे सुकलेली, ड्राय. आणि काटकी म्हणजे छोटीशी वाळलेली डहाळी. पेड़ की छोटी सी टहनी होती ना, उसको बोलते. कट यानी आवाज, उसका आवाज बताया वो. तिखट कानाचा. तिखट कान म्हणजे छोटासा आवाज पण चटकन ऐकणारे कान जे असतात ना, शार्प इयर्स, त्याला म्हणतात तिखट कानाचा. आणि अदृश्य झाला. अदृश्य झाला म्हणजे नाहीसा होणे. ओके, अभी क्या हुआ है कि लेखक को आसपास इधर उधर देख रहा था पर उनको वहाँ वो लेपर्ड जो है वो दिखाई नहीं दिया. पर थोड़ी देर के बाद एक कॉर्नर के, जब वो जंगल के कॉर्नर में गए तब उन्होंने क्या किया, उनका ध्यान गया एक जगह पे और उन्होंने इशारा करके दूरबीन अपने आँखों में लगाई. दूरबीन आपको मालूम है, दूर का देखने के लिए हम लोग जो यूज़ करते वो. और वो लगा के देखा तो उनको तेंदू यानी एक प्रकार का वो पेड़ है. हाँ, उसका नाम है, टाइप ऑफ ट्री. तो वो जो है वहाँ उनको एक बाम्बू है भी पेड़ी है. तो उस बाम्बू में उनको एक बिबट्या ने लेपर्ड उनको देखने को दिखाई दिया. पर वो आसपास का जो कलर था उसके साथ उसका बॉडी का कलर इतना सेम लग रहा था कि वो पता भी नहीं चल रहा था उधर वो बैठा है एक लेपर्ड. और उसने अपनी शेपूट यानी टेल उसने थोड़ा हिलाई तो लेखक को वो पता चला. पर वो जो लेपर्ड था वो उसने इन लोगों को देखा नहीं था क्योंकि उसकी पीठ थी. तभी अचानक क्या हुआ, वो टोंगे जो वनरक्षक थे ना, ऑफिसर, उनका पैर क्या हुआ, वहाँ की एक सूखी, अभी जंगल है तो वहाँ बहुत सारे पेड़ है, तो सूखे पेड़ की एक टहनी नीचे गिरी थी, उस पर उनका गलती से पैर गिर गया और उससे क्या हुआ, उस टहनी टूटने का आवाज़ हुआ. कट ऐसे आवाज़ होते ही. पर ये जो आवाज़ है वो इतने शार्प उसके कान थे उस बिबट्या के यानी उस लेपर्ड के, कि उस आवाज़ को जैसे उसने सुना
उसने क्या किया, अपनी सुरक्षितता के लिए वहां से जो एक झेप घेतली आणि जंप मार के उस जंगल के अंदर वो अदृश्य हो गया। अंदर अदृश्य यानी वो दिखाई नहीं दे रहा था अभी, अचानक वहां से वो अंदर भाग गया। हाँ, अभी क्या हुआ देखते आगे। बिबट्याच्या निरीक्षणाची चांगली संधी हातची गेली म्हणून मी हळहळलो. टोंगे यांना शर्मिंद झाल्यासारखं वाटलं. आम्ही लगेच पुढे निघालो. थोड्याच अंतरावर रायबाकडं जाणारा रस्ता उजवीकडं वळत होता. तो रस्ता धरला आणि जंगल आणखीनच दाट झाल्यासारखं वाटलं. इथं 2-3 नाले असल्यानं झुडपांची दाटी जास्तच जाणवते. तसंच त्या नाल्यामध्ये थोडं पाणी साचून राहत असल्यानं तिथं कुठलाही वन्य प्राणी दिसण्याची शक्यता होती. त्यामुळे आता सावधपणे पावलं टाकणं आवश्यक होतं। देखो अभी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी क्या हुआ, ये जो बिबट्या उसको ऑब्जर्व करना चाहते थे, पर ये बिबट्या अंदर भाग गया, इसलिए क्या हुआ, उनकी संधि का मतलब क्या होता है, मौका, चांस, वो चला गया। हळहळ, हळहळतो म्हणजे काय, हळहळणे, ये फ्रेज आहे, म्हणजे चुकचुकणे, चिंता होणे। त्याच्यानंतर आहे शर्मिंद झाल्यासारखे वाटणे। शर्मिंद वाटणे म्हणजे शरम वाटणे, लाज वाटणे। त्याच्यानंतर आहे अंतरावर, अंतर पल्ला, डिस्टन्स। त्याच्यानंतर दाट, दाट म्हणजे गर्द, थिक। नाले, नाले म्हणजे नाला, ओढा, छोटा सा रिवर जैसा। हाँ, तो अभी क्या हुआ, ये वो तो वहाँ से बिबट्या भाग गया। तो लेखक का जो ऑब्जर्वेशन करने के लिए लेखक जो गए थे, है ना, टाइगर का ऑब्जर्वेशन करने के लिए लेखक खास वहाँ गए थे, तो उनका वो चांस गया और वो अपने कारण गया, इसलिए टोंगे जो ऑफिसर थे उनको थोड़ा बुरा लगा, शर्म लगी कि यार मैंने थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। उसके आगे क्या हुआ कि लेखक फिर आगे जाने लगे। वहाँ रायबाकडे जाणारा, यानी वहाँ का एक रास्ता था, उस रास्ते से लेखक आगे गुजरने लगे। फिर वहाँ से जंगल और ज़्यादा दाट, दाट यानी मैंने बताया बहुत घना होने लगा। वहाँ घना होने के कारण और एक भी था कि वहाँ 2-4 नाले थे, छोटे छोटे रिवर जैसा जगह थी, और वो इसलिए उस नाले में बहुत सारा पानी होता है, तो पानी से और ज़्यादा वहाँ पेड़ उग गए हैं, और इसलिए वो जगह जो है झुडपांची दाटी तिथे काय झाली, ज़्यादा हो गई है। और ऐसे जगह पे जहाँ पानी मिलता है वहाँ वाइल्ड एनिमल आने की संभावना ज़्यादा है, और इसलिए उस जगह पे एनिमल्स देखने को मिलेंगे, और इसलिए वहाँ ज़्यादा सावधानता रखनी होगी। और इसलिए लेखक और वो ऑफिसर जो है बहुत ही सावधानी से पावले यानी बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। अभी आगे क्या हुआ, काल संध्याकाळी विश्रामगृहावर गप्पा मारताना टोंगेंनी मला त्या परिसरात 4 पिल्लं असलेल्या वाघिणीबद्दल सांगितलं होतं। तेव्हापासून मला कधी तिथं जातो असं झालं होतं। प्रचंड उष्णतेचे दिवस असल्यानं वाघासारखं जनावर पाण्याच्या आसपासच वावरतं। तशातच लहान पिल्लं असल्यानं या वाघिणीला त्यांना पाण्यापासून जास्त दूर नेणे देखील शक्य नव्हतं। पण लहान पिल्लं असणारी वाघीण ही जंगलातलं सगळ्यात धोकादायक जनावर। पिल्लांच्या रक्षणासाठी ही सजग आई कुणाचा जीव देखील घ्यायला मागं पुढं बघत नाही। त्यामुळे सुकलेल्या नाल्यात उतरताना माझ्या मनावर एक अनामिक दडपण आलं होतं। अभी क्या हुआ, लेखक को एक दिन पहले उनके जब वो गेस्ट हाउस में रुके थे, तब वहाँ के ऑफिसर आके मिले और उन्होंने क्या बताया, आपको एक अच्छा चांस है, यहाँ एक वाघिण है जिसने अभी अभी क्या किए, 4 बच्चों को जन्म दिया है, और वो हमें यहाँ देखने को मिलेगी। देखो ड्राइंग में दिख रहा है वो वाघिण, उसके आसपास में है छोटे छोटे उसके बछड़े हैं। तो लेखक बोल रहे अभी बहुत गर्मी थी उस समय, तो इसलिए वो वाघिण जो है वो उस पानी के आसपास में ही रहेगी, क्योंकि उसके बच्चे छोटे हैं, तो उनको दूर पानी से ज़्यादा दूर लेके नहीं जाएगी। पर लेखक को ये भी बात मालूम थी कि जंगल में जिस वाघिण को छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जंगल में सबसे ज़्यादा धोखादायक जनावर, यानी जिससे सबसे ज़्यादा डरना चाहिए, ऐसा वो
एनिमल होता है, क्योंकि ये एनिमल जो है अपने बच्चों की सुरक्षता के लिए इतना सजग, सजग का मतलब है जागरूक, इतना होता है कि अपने बच्चों को पर कुछ संकट नहीं आए, इसलिए वो दूसरे की जान लेने के लिए भी मागे पुढे बघत नाही. मागे पुढे न बघणे म्हणजे विचार न करता तत्परतेने कृती करणे. आणि त्यामुळे लेखक म्हणतो एक अनामिक दडपण, अनामिक याने अनपेक्षित, अननोन ऐसा एक दडपण, दडपण येणे म्हणजे मनावर दबाव येणे. तो लेखक ने मुझे थोड़ा टेंशन आ गया था कि वो बहुत ज़्यादा ही खूंखार होती है, वो ऐसी वाघिन जिसके बच्चे होते हैं. तो इस तरह लेखक क्या हो गए, उस एनिमल वाघिन को देखना भी उनको था, पर उनसे उनको थोड़ा डर भी लग रहा था. पर लेखक जब उस नाले के पास गए तो उनको लग रहा था कि शायद वहाँ वो होंगे, क्योंकि वह पानी है नाले में, तो ये सूखा नाला है, पर आगे जो नाले हैं 2-3 उसमें थोड़ा पानी है, तो शायद वाघिन अपने बच्चों को लेके वही होगी. अभी आगे क्या हुआ. 10-12 पावलं चाललो असू मला नाल्यातील ओलसर चिखलात मांजरापेक्षा मोठ्या आकाराची अनेक पावलं उमटलेली दिसली. मी झटकन पुढं जाऊन वाकून बघितलं. या पिलांच्याच पाऊलखुणा होत्या. त्या पगमार्ककडं बघून लक्षात आलं की ते काल रात्रीचेच आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट होता, वाघीण अद्याप आपल्या पिलांसह याच परिसरात वावरत होती. आता मी ती पिल्लं बघायला चांगलाच अधीर झालो होतो. इथून सुमारे 100-125 पावलांवर नाल्यात थोडं पाणी असल्याचं मला माहीत होतं. ही वाघीण तिथंच सापडण्याची शक्यता होती. त्यामुळे आता तिकडं जाताना खूपच सावधगिरी बाळगणं आवश्यक होतं. जमिनीवर सर्वत्र पानगळीमुळं पडलेला वाळका पाचोळा साचून होता. त्यावरून पाय न वाजवता जाणं ही एक मोठी कसरतच होती. अभी क्या हुआ देखो. अभी लेखक ने ठान लिया कि अभी तो मुझे कितना भी डर लगे, मुझे उस वाघिन को भी देखना है, उसके छोटे छोटे बच्चों को भी देखना है. तो अभी क्या हुआ, लेखक 10-12 पावलं यानी थोड़ा चल के गया. तो मला तिथे काय झाला, नाला, एक छोटा सा नाला दिखाई दिया. ओलसर का मतलब होता है गीला, ओला. तो वहाँ कीचड़ था, और उस कीचड़ में मांजर जो होती ना, कैट, उसके जैसे पैर के पंजे होते, वैसे छोटे छोटे पंजे लेखक बोलते मुझे वहाँ देखने को मिले. और लेखक ने वहाँ थोड़ा ध्यान से झुक के देखा तो लेखक को उस पाउल खुणा जो है, पाउल खुणा यानी क्या, पावलांचे ठसे, फुटप्रिंट्स. लेखक ने देखा कि वो क्या है, कल रात के ही है. इसका मतलब ये जो वाघिण है वो और उसके बच्चे इस परिसर में ही है, इसका लेखक को अंदाजा आ गया. आता अभी लेखक क्या हुआ, ती पिल्लं बघायला अधीर झालो होतो. अधीर होणे म्हणजे उत्सुक होणे, धीर न धरणे, टू बी ईगर, इम्पेशेंट, ऐसे हो गए कि कब देखो अभी मैं उन बच्चों को और उस वाघिण को. सावधगिरी बाळगणे यानी अतिशय सावध होणे. पाचोळा का मतलब होता है सुकलेल्या पानांचा खच, ड्राई लीव्स है ना, उसको बोलते पाचोळा. पाय न वाजवता जाणे, अगदी हळू चालणे. अभी लेखक तो ने तय किया, अभी तो अपने को वो टाइगर और उसके बच्चे देखने हैं. तो लेखक बोले 100 या 125 अगर इतना डिस्टेंस पे हम लोग चलेंगे तो वहाँ पानी वाला एक नाला है, तो ज़रूर वहाँ हमें वो वाघिन देखने को मिलेंगी. और इसलिए बहुत ही सावधगिरी से क्या कर रहे थे, हम लोग आगे बढ़ रहे थे. पर और हमारे आने का उसको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं, क्योंकि उसके कान कैसे बहुत ही शार्प है, और इसलिए जो नीचे जो पत्ते गिरे हुए हैं पेड़ के, वो सूखे हुए पत्तों पर अगर हम लोग चल रहे हैं तो उसका आवाज़ भी नहीं होना चाहिए. इतनी धीमी गति से हमें चलना था, और ये बहुत बड़ी कसरत थी, ऐसे लेखक हमें बता रहे हैं. फिर उसके आगे क्या हुआ. पाणवठा जसा जवळ आला तसं माझं हृदय जोरजोरात धडधडू लागलं. पुढं काय होईल या जाणीवेनंच माझा घसा कोरडा पडला. इतरांचीही अवस्था काही वेगळी नव्हती. आम्ही सगळ्यांनीच एकमेकांकडे बघत चौकस राहण्याची डोळ्यांनीच खूण करून सूचना केली. आता
एक एक पाऊल टाकताना मनावर दडपण अधिकच वाढत होतं. कुठंतरी झाडाच्या बुंध्याआड जांभळीच्या झुडपात लपलेली वाघीण रागानं गुरगुरत क्षणार्धात अंगावर येणार असंच वाटत होतं. वाऱ्यानं हळूच होणारी पानाची सळसळ देखील मोठी वाटत होती. आता जणू सगळा काळच थांबला असावा असं वाटत होतं. अभी क्या हुआ? इन्होंने तो एक तय किया, उनको मालूम था कुछ डिस्टेंस पे 100-125 पैर चल के जाएंगे तो वहाँ वाघिन देखने को मिल सकती है, उसके बच्चे देखने को मिल सकते, पर वो जंगल की सबसे खूंखार एनिमल है, इसलिए उनका हृदय जो है, हार्ट जो है, जोर जोर से धडक रहा था. हृदय जोर जोरात धडकणे म्हणजेच काय? भीतीने हुरहुर वाटणे. त्याच्यानंतर घसा कोरडा पडणे म्हणजे भीती वाटणे. अवस्था, अवस्था का मतलब होता है स्थिती. उसके बाद चौकस राहण्याची म्हणजे काय? चहूकडे सावधपणा ठेवणे. त्याच्यानंतर बुंधा, बुंधा म्हणजे झाडाचे खोड, ट्रंक. अभी क्या हुआ? लेखक और उन्होंने आगे बढ़ने से पहले थोड़ा उनको डर लग रहा था, क्योंकि अभी कोई भी क्षण उनको वो वाघिन उसके बच्चे देखने को मिल सकते हैं. जैसे उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को आंखों से ही इशारे से बताया कि अभी बहुत ज़्यादा क्या करो, अलर्ट रहो. और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और ऐसे लग रहा था कि कभी भी क्या हो जाए, किसी भी पेड़ के बीच से, जामुन के पेड़ से या किसी बड़े पेड़ के अंदर से वो वाघिन क्या कर जाएगी, फटाक से गुस्से से आएगी और अपने ऊपर छलांग मार देगी, ऐसे लग रहा था. जरा भी हवा आएगी और जरा भी पान का आवाज़ आएगा सड़सड़, तो ऐसा मन में और ज़्यादा डर लग रहा था कि जैसे भी कभी भी कुछ भी अपने ऊपर अटैक हो सकता है. अभी आगे क्या हुआ वो हम लोग देखेंगे आगे वाले वीडियो में. तब तक ये शब्दार्थ, वाक्य प्रचार अच्छे से पढ़ो, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मीनिंग है वो पढ़ो, और तब तक के लिए धन्यवाद.